अब ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप साइन करो इन पेपर्स पर। उसने उस लड़की को घूरते हुए कहा। अद्विक, तुम्हें बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। वो लड़की रोते हुए बोली, मुझे तुम्हारा ये लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी से साइन करो, देर हो रही है मुझे, और भी काम है तुम्हारा ये मिलो ड्रामा देखने के अलावा। अद्विक ने कहकर अपनी आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया। आकृति ने कुछ पल उसे नफरत भरी निगाहों से घूरा और फिर सिसकते हुए सामने पड़े कागजों पर साइन कर दिया। मुबारक हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, वकील ने कहा। तो एक टेढ़ी मुस्कान अद्विक के होठों पे फैल गई। मुबारक हो बीवी। अद्विक ने आकृति के कंधे पर हाथ रख उसे खुद से सटाते हुए कहा तो आकृति ने नफरत से घूरते हुए उसका हाथ झटक दिया। ऐसा नहीं था कि अद्विक ने पहली बार उसे टच किया था, पर इस बार उसके छूने भर से आकृति को घिन आ रही थी। उसकी इस हरकत पर अद्विक खुलकर मुस्कुरा उठा। उसने आकृति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गया। देखो अद्विक, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने किया। अब प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। आकृति की आवाज़ में दर्द छलक आया था। अद्विक ने कुछ पल आकृति को देखा, फिर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है बीवी? अभी तो हमें सच की शादी करनी है। मतलब ये कि अभी हम मंदिर में शादी करेंगे। वो क्या है ना, तुम्हारी ये सोनी मांग और ये खाली गला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद होगा तुम्हारा गृह प्रवेश। माँ अपनी बहू का वेट कर रही हैं घर पर। उसके बाद तुम्हारे भाइयों को छोड़ दूंगा। डोंट वरी बीवी। अद्विक ने कहा तो आकृति के चेहरे पे कड़वाहट पसर गई। चले बीवी। अद्विक ने उसे बीवी कहने पर आकृति बुरी तरह चिढ़ गई और जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर उसमें बैठ गई। अद्विक भी मुस्कुराते हुए गाड़ी में आ बैठा और उसने गाड़ी मंदिर की ओर घुमा दी। कुछ ही देर में गाड़ी एक मंदिर के बाहर आकर रुकी। दोनों गाड़ी से उतर कर मंदिर की ओर बढ़ गए। पंडित जी, सब तैयारी हो गई ना? अद्विक ने पंडित जी से कहा। जी जजमान, जैसा आपने कहा था सब तैयारी हो गई, क्योंकि अद्विक ने पहले ही पंडित जी को सारी तैयारी करने को कह दिया था, इसीलिए सब कुछ तैयार ही था। पंडित जी ने दोनों को मंडप में आने को कहा। दोनों वहां आए तो पंडित जी ने उनका गठबंधन किया और उन्हें बैठने को बोला। दोनों बैठ गए तो पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। कन्या अपना हाथ वर के हाथ में दी। पंडित जी ने कहा तो अद्विक ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में रख लिया। हवन कुंड में आहुति देने के बाद पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को बोला। दोनों खड़े हो गए और मंत्रोच्चारण के बीच दोनों 7 जन्म तक साथ निभाने के वचनों के साथ 7 फेरे लेने लगे। फेरों के बाद अद्विक ने उसके गले में मंगलसूत्र बांधकर उसे हमेशा के लिए एक बंधन में बांध दिया। साथ ही उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर के ये ऐलान कर दिया कि अब से उस पर सिर्फ आकृति का हक है और आकृति पर सिर्फ उसका। जैसे ही अद्विक ने आकृति की मांग में सिंदूर भरा, वैसे ही उसकी आंखों से आंसू बह निकला। कितने सपने संजोए थे उसने इस दिन के लिए। क्या क्या ना सोचा था अपनी शादी को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ तो उसने सपने में शामिल ही नहीं था। यहाँ तक ये शख्स जिनके साथ 7 जन्म जन्मांतरों तक बंधन में बंधी है, वो बिल्कुल नहीं था। और जो था उसे तो इस बारे में कोई भनक भी नहीं थी। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की आवाज़ से आकृति की तंद्रा टूटी। दोनों ने झुककर पंडित जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने भी स्नेह से उनके सिर पे हाथ रख दिया। उनका आशीर्वाद लेकर दोनों अद्विक के घर की ओर निकल गए। मुबारक हो मिसेस आकृति। अद्विक सिंह शेखावत। गाड़ी चलाते हुए अद्विक ने आकृति को छेड़ दिया, जिससे आकृति चिढ़ गई। उसने अद्विक को घूरा तो उसने अपनी एक आंख दबा दी तो आकृति ने उसकी बेशर्मी पर कुढ़कर बाहर की ओर चेहरा कर लिया। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान सी जगह आकर रुकी। ऐसी जगह देखकर आकृति को घबराहट होने लगी। अचानक ही अद्विक उसकी ओर झुक गया, जिससे आकृति की रही सही जान भी सूख गई। अद्विक ये
अद्विक ने उसके होंठों पे अपनी उंगली रख दी। चुपचाप मेरी बात सुनो। अब बहुत हो गई मस्ती मजाक। अब हम घर जा रहे हैं। अगर तुमने वहाँ होशियारी दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ जाकर ऐसा दिखाना कि हमारी लव मैरिज है और तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। अगर तुमने ज़रा सा भी अपना दिमाग चलाने की कोशिश की तो याद रखना अपने भाई से पूरी ज़िंदगी नहीं मिल पाओगी। आई बात समझ में? अद्विक ने उसे घूरते हुए कहा तो आकृति ने डर कर हाँ में सिर हिला दिया। गुड गर्ल। अद्विक ने उसके गाल थपथपाए और सीधा होकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। अद्विक ने कुछ पल उसे देखा और फिर चेहरा बाहर की ओर घुमा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस वक्त वो खुद को इतना कमज़ोर और बेबस महसूस कर रही थी जितना उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में भी कभी नहीं किया था। अगर बात उसके भाई की नहीं होती तो वो तो कब का अद्विक को सबक सिखा चुकी होती, मगर इस वक्त वो बेहद मजबूर थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी। घर ना ज़्यादा बड़ा था ना ही छोटा, पर दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। गाड़ी से उतरकर अद्विक ने डोर बेल बजाई तो एक 45-50 साल की औरत ने घर का दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर अद्विक को किसी लड़की के साथ, वो भी शादी के जोड़े में देखकर उसको बहुत हैरानी हुई। वो आंखें फाड़ कर दोनों को देख रही थी और अद्विक के चेहरे पर मुस्कान ऐसे चिपकी थी जैसे किसी ने उसके होंठों को पकड़कर उसके गालों पर फेविकोल से चिपका दिया हो। और आकृति उसकी मुस्कुराहट देखकर मन ही मन कुढ़ रही थी। अरे माँ, अब क्या सारी रात बाहर ही रखने का इरादा है? अपनी बहू का स्वागत नहीं करेंगी? अद्विक मुस्कुराते हुए बोला तो समिता जी की तंद्रा टूटी। एक मिनट, तुम दोनों यहीं रुको। अरे ओ लक्ष्मी, जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। उन्होंने घर में काम करने वाले को आवाज़ दी। उनका कहाँ मानकर लक्ष्मी जल्दी से रसोई में भाग गई। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी सभी सामान लेकर आ गई। समिता जी ने दोनों की आरती की और आकृति को अपना दाहिना पैर चावल से भरे कलश को गिराने को कहा। आरती ने भारी मन से कलश को ठोकर मारी। लक्ष्मी ने एक सफ़ेद कपड़ा दरवाजे पर बिछा दिया और एक लाल रंग से भरी थाली को वहीं रख दिया। बेटा, पहले अपने दाहिने पैर आगे रखो और इस कपड़े पर अपने पैरों के चाप छोड़ते हुए अंदर आ जाओ। आकृति आकर उस थाल में खड़ी हो गई, फिर अपना दाहिना पैर आगे बढ़ा दिया। उस सफ़ेद कपड़े पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए वो अंदर आ गई। अद्विक ने जैसे ही घर के अंदर आने को पैर बढ़ाया तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। माँ। वो अपने गाल पर हाथ धरे हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था जो दुर्गा माँ बनी उसे घूर रही थी। ये क्या माँ, अपनी बहू का स्वागत मिठाई से और मेरा पिटाई से, ये गलत बात है। अद्विक मुंह बनाते हुए बोला। लक्ष्मी, जरा मेरा डंडा उठाना। समिता जी उसे घूरते हुए बोली। माँ, क्या कर रही हो माँ? ऐसे कोई अपने लाल को मारता है क्या? उसने अपनी माँ को बातों में लेना शुरू कर दिया था। लाल? अभी इस लाल को काला करती हूँ मारते मारते। रुक तो। अरे पर मैंने किया क्या है? किया क्या है? कहकर समिता जी उसके कान मरोड़ दी। आह माँ, क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है मुझे। अद्विक का कान एकदम लाल हो गया था। अरे, बहू को घर ले आया, वो भी रूखे सूखे, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा तूने? मिटने मिटने अरमान थे मेरे, कितने अरमान थे मेरे कि अपनी बहू को ऐसे लाऊंगी वैसे लाऊंगी। तूने सब पर पानी फिरा दिया। समिता जी ने कहा तो अद्विक ने अपना सिर पीट लिया। अरे माँ, वो क्या है ना, आपकी बहू को ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी शादी की, इसीलिए हमने सोचा सीधा आपको सरप्राइज़ देंगी। अद्विक ने कहा तो आकृति का मुंह हैरानी से खुल गया। वो सोचने लगी कि कितना बेशर्म है ये इंसान, खुद को बचाने के लिए बेवजह उसे फंसा रहा है। अद्विक ने उसे देखा तो गुस्से से उसे घूरने लगी। माँ, वो सब छोड़ो ना। देखो ना, मैं आपके लिए कितनी प्यारी बहू लेकर आया हूँ। आप अभी मुझे छोड़ो, अपनी बहू के लाड लड़ाओ। क्या सोचेगी वो कि उसके आने से आप खुश नहीं हो? अद्विक ने कहा तो समिता जी उसका कान छोड़कर आकृति के पास आ गई। माफ़ करना बेटा, वो ज़रा खैर छोड़ो, तुम थक गई होगी ना। चलो, तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ कर आती हूँ।
तुम फ्रेश हो जाना, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। मुझे पता है इस नालायक ने कुछ नहीं खिलाया होगा तुम्हें। आओ चलो, समिता जी ने कहा तो आकृति हल्के से मुस्कुरा उठी। समिता जी उसे लेकर अद्विक के कमरे में आई। तुम कपड़े बदल लो। फिर थोड़ा रुक कर, अरे तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं होंगे, रुको मैं कुछ लेकर आती हूँ। ये नालायक भी ना पहले बता देता तो मैं सब तैयारी तो करके रखती। बड़बड़ाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में वो एक साड़ी लेकर आई और उसे आकृति को थमाते हुए बोली, बेटा अभी के लिए तुम यही पहन लो, सुबह आदि के साथ जाकर अपने लिए कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरत का सामान ले आना। जी आंटी। आकृति ने वो साड़ी थाम ली। आंटी नहीं, अब माँ कहने की आदत डाल लो बेटा। समिता जी ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। जी माँ माँ, आकृति ने कहा तो समिता जी का चेहरा खिल उठा। वो जल्दी जल्दी कपड़े बदल कर नीचे आने का बोलकर वहाँ से चली गई। आकृति ने वो साड़ी उठाई और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में आकर उसकी नज़र आईने पर पड़ी। कितनी बदली हुई लग रही थी वो। ऐसा भी क्या बदला था सिर्फ एक दिन में। हाँ बदला तो था। अब वो सिर्फ किसी की बेटी या किसी की बहन नहीं, अब वो किसी की पत्नी, किसी की बहू भी थी। उसकी नज़र उसके गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में सजे सिंदूर पर गई तो उसके रुके हुए आंसू फिर से बह निकले। वो कुछ देर यूं ही आईने में देखती रही। फिर जब रुका ना गया तो अपना चेहरा हाथों से ढक कर रो पड़ी। विशांत कपड़े बदलने के लिए अद्विक कपड़े बदलने के लिए कमरे में आया था। आकृति को कमरे में ना पाकर वो परेशान हो उठा। ये कहाँ चली गई? कमरा देखने के बाद वो बालकनी में गया। वो वहाँ भी नहीं थी। फिर वो बाथरूम के पास आया तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो घबरा गया। आकृति तुम अंदर हो क्या? आकृति बाहर आओ, वो दरवाज़ा पीटते हुए बोला। आकृति तुम सुन रही हो, बाहर आओ। अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। आकृति ने उसकी आवाज़ सुनी तो जल्दी से खुद को शांत किया और बोली, आ रही हूँ। हाँ जल्दी आओ। अद्विक ने उसकी आवाज़ में भारीपन महसूस कर लिया था। वो बेहद बेचैन हो गया था। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और आकृति बाहर आई। अद्विक ने नज़र उठा के उसे देखा तो उसकी लाल आंखें देखकर उसके मन में टीस सी उठी। वो तेज़ी से उसके पास आया और उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर बोला, क्या हुआ आकृति, तुम रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। दूर रहो तुम मुझसे। तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये ढोंग मत करो मेरे सामने, समझे? उसने अद्विक के हाथ झटक दिए। अद्विक कुछ कहने को हुआ, तभी उसकी नज़र दरवाजे पे खड़ी समिता जी पर गई। माँ आप यहाँ? अद्विक ने बात संभालते हुए कहा तो आकृति भी जल्दी से नॉर्मल हो गई। उसने अपने आंसू साफ करके एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पे सजा ली। वो मैं तो तुम दोनों को खाने के लिए बुलाने आई थी, समिता जी ने कहा। जी आंटी, मतलब माँ, हम बस आ ही रहे थे। आकृति ने अपनी फिसलती जबान को संभाल लिया था। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, समिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चली गई। अद्विक ने एक नज़र आकृति को देखा और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद आकृति भी नीचे आ गई। समिता जी खाना परोसने लगी तो आकृति ने उनके हाथ से बर्तन लेकर उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया। आप आराम से बैठिए माँ, ये सब मैं कर लूँगी। अरे नहीं नहीं बेटा, आज ही तो तुम आई हो, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। समिता जी पहले दिन ही उससे काम करवाने में हिचक रही थी। माँ आप आज तक ये सब करती आई हो, अब आप आराम करिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। आकृति ने अपनेपन से कहा तो समिता जी मना नहीं कर पाई। वहीं अद्विक के होंठों पे भी प्यारी सी मुस्कान फैल गई। खाना खाने के बाद आकृति ने सारे बर्तन किचन में रखे और समिता जी के साथ उनके कमरे में आ गई। बेटा इस वक्त तुम्हें अद्विक के साथ होना चाहिए, वो इंतज़ार कर रहा होगा, समिता जी ने कहा। अब क्या मैं अपनी माँ के पास नहीं आ सकती? इतना भी हक नहीं है मेरा? आकृति ने नाराज़गी जताई तो समिता जी मुस्कुरा उठी। वो उसके गाल थपथपाकर बोली, क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हूँ।
जितना आदि का हक है उतना ही तुम्हारा भी है। उनकी बात सुनकर आकृति उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। आज ना जाने कितने सालों बाद उसे माँ की ममता भरी गोद नसीब हुई थी। जब वो 8 साल की थी तभी उसके भाई को जन्म देते हुए उसकी माँ चल बसी थी। माँ की मौत के कुछ महीने बाद ही पिता ने दूसरी शादी कर ली ताकि उनके बच्चों को माँ का प्यार मिलता रहे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सौतेली माँ जब नई नई आई थी तब तो उसने दोनों बच्चों को बहुत प्यार से रखा, लेकिन फिर उसके पापा अपने काम में इतने बिजी हो गए कि बच्चों के लिए वक्त ही नहीं रहा। तो नई माँ ने भी बच्चों पर ध्यान देना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उनके खुद के बच्चे हुए तो हालात और भी ज़्यादा बदतर हो गए। पहले जो थोड़ा बहुत ध्यान उनका रखती थी अब वो भी बंद हो गया। साथ ही बढ़ गए उन मासूमों पर अत्याचार। आकृति के पापा के घर से निकलते ही उन दोनों पर जुल्म करने लगती। घर का सारा काम आकृति से कराती, ना उसे स्कूल जाने देती। बड़ी मिन्नतों के बाद उसे स्कूल जाने की अनुमति मिली, वो भी इस शर्त पर कि वो घर का सारा काम करके जाएगी और आकर भी सारा काम वही करेगी। जरा सी भी गलती हो जाए तो उसका खामियाजा मासूम आकृति को हर रोज़ अपने शरीर और एक नया निशान लेकर चुकाना पड़ता। उसके शरीर पर कभी थप्पड़ का निशान होता तो कभी जलने का। साथ ही अपने पापा को कुछ भी बताने पर आकृति और उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी जाती। नई माँ के साथ साथ उनके बच्चे भी उसे हमेशा परेशान ही करते। कुछ समय बाद आकृति इन सब की आदी हो गई, लेकिन उसकी माँ और उनके बच्चों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आए। उनके अत्याचार दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ते गए। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? समिता जी की आवाज़ से आकृति वर्तमान में आई। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आकृति उठकर बैठ गई थी। रात बहुत हो गई है, अब जाकर आराम करो, समिता जी ने प्यार से उसके गाल छूकर कहा तो वो हाँ में सिर हिला के वहाँ से चली गई। आकृति अपने कमरे में आई तो अद्विक को जागते देखकर हैरान रह गई। अद्विक बेड के सिरहाने से कमर लगाए अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसकी आहट पाकर उसने सिर उठाया और बोला, कितनी देर लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। क्यों? तुम क्यों मेरा इंतज़ार कर रहे थे? आकृति का मन किसी अनहोनी से घबरा रहा था। अद्विक ने गौर से आकृति को देखा तो पाया एक अनजाने से डर ने उसके चेहरे पे अपनी जगह बना ली थी। माथे पे पसीने तैर रहे थे, शरीर में हल्की कंपन होने लगी थी। अद्विक कुछ देर उसे देखता रहा और अगले ही पल उसके होठों पे शैतानी हंसी तैर गई। वो उठा और आकृति की ओर बढ़ गया। मेरे पास क्यों आ रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। आकृति उससे घबराई सी पीछे हटने लगी। तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रहा था। अरे आज शादी हुई है हमारी, और ये रात शादी की बात की पहली रात। आज तो मौका भी है, दस्तूर भी, तो क्यों ना मौके पे चौका मारा जाए। अद्विक ने सौखी से कहा तो आकृति के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। वो पीछे हटी, लेकिन हट नहीं पाई क्योंकि पीछे दीवार आ गई थी। आकृति अद्विक की साइड से निकलने को हुई तो अद्विक ने उसके दोनों ओर दीवार पर हाथ रखकर उसे वहीं ब्लॉक कर दिया। देखो अद्विक, तुमने जो कहा मैंने किया, पर प्लीज़ ये नहीं। तुम सब जानते हो ना कि मैं। अद्विक प्लीज़, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, प्लीज़ ये मत करो। और वो रो पड़ी थी। अद्विक ने उसे रोते देखा तो एकदम से दूर हो गया। उसने हाथ बढ़ा के उसके आंसू साफ किए तो उसका आश्वास पाकर आखिरी डर से चिहुक उठी। उससे ऐसे घबराते देखकर अद्विक को बहुत बुरा लगा। वो बिना कुछ बोले जाकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो आकृति ने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसकी नज़र बेड पे लेटे अद्विक पर गई, जो उसे ही देख रहा था। सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कहकर अद्विक ने करवट बदल ली। आकृति आकर बेड के पास खड़ी हो गई और सोचने लगी कि आखिर वो सोए कहाँ। अद्विक के साथ बिस्तर साझा करने में उसे झिझक महसूस हो रही थी। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपना बेड छोड़कर
सोफे या ज़मीन पर सोऊंगा तो भूल जाओ ये कोई मूवी नहीं है, रियल लाइफ है। इसीलिए चुपचाप सो जाओ और बेफिक्र रहो, मैं अपनी साइड ही रहूँगा पूरा टाइम। सो जाओ आराम से। अद्विक ने आंखें बंद किए हुए ही कहा और सीधा होकर अपनी हाथ अपनी आंखों पे हाथ रख लिया। थोड़ी देर बाद आकृति भी आकर बेड की दूसरी साइड लेट गई। तुम एक इंच भी इधर मत खिसकना, आकृति ने कहा तो अद्विक उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। उसे गुस्से में देखकर आकृति सक पकाकर बिस्तर पर बैठ गई। अद्विक ने नाम में गर्दन हिलाई और अपनी आंखों पे हाथ रख कर लेट गया। कुछ देर बाद आकृति भी लेट गई। पूरे दिन की थकी होने के कारण जल्दी ही वो नींद की आगोश में समा गई। उसके सोने के बाद अद्विक ने आंखें खोलकर उसे देखा और उसकी ओर चेहरा करके लेट गया और उसे निहारने लगा। गहराती रात के साथ साथ अद्विक की आंखें भी नींद से बोझिल होने लगी और वो भी सपनों की दुनिया में खो गया। सुबह जब अद्विक की आंख खुली तो उसके होठों पे बहुत गहरी मुस्कान चिपक गई। आकृति ने नींद में अपनी जगह से खिसक कर अद्विक के सीने पर सिर रख लिया था और अद्विक ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया हुआ था। रात मुझे बोल रही थी अपनी जगह से एक इंच भी मत हिलना। अभी देखो खुद सारी अपनी जगह से खिसक कर मेरी जगह में आ गई। वैसे जो भी हो, इससे खूबसूरत सुबह कोई हो ही नहीं सकती। अद्विक मन ही मन बड़बड़ाया और आकृति के चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कान के पीछे कर दिया और उसके मासूम से चेहरे को निहारने लगा। कितनी शांत और मासूम लग रही थी वो, बिना किसी छल कपट के, एकदम निश्चल मासूम बच्ची। आकृति की गर्म सांसें अद्विक के सीने पे पड़ रही थी, जो उसे मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। अद्विक ने खुद पर संयम रखा और आकृति को अपने सीने से हटाकर बेड पर ठीक से सुला दिया और हल्के से उसका माथा चूमकर धीरे से बोला, थैंक यू मेरी सुबह इतनी खूबसूरत बनाने के लिए। काश हर सुबह आज की जैसी ही हो। अद्विक ने प्यार से उसके बाल उसके कान के पीछे समेटे और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो देखा कि आकृति अभी भी सो रही है। अद्विक उसे देखकर मुस्कुराया और रेडी होकर बाहर आ गया। अरे आ गया तू बेटा, समिता जी ने नाश्ता टेबल पर लगाते हुए कहा। क्या बात है, आज चप्पल की जगह प्यार कैसे बरस रहा है। अद्विक शैतानी से बोला तो समिता जी उसे घूरने लगी। इज्जत तो हजम होती ही नहीं है ना तुझे, मुझे बस आपके हाथों का खाना हजम होता है। अब जल्दी से नाश्ता दो, बहुत भूख लगी है। अद्विक प्लेट से पराठा उतारते हुए बोला। ओए वापस रख उसे, समिता जी ने उसके हाथ पर मारा। पर क्यों, मुझे भूख लगी है, अद्विक ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। बहू के लिए ही खाए, बहू के बिना ही खाएगा, वो आने वाली होगी, उसके साथ ही खाना। माँ वो अभी सो रही है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, आप जल्दी नाश्ता दो, अद्विक ने कहा और वापस से पराठे उठा लिया। अच्छा हाँ, थक गई होगी ना, कोई ना, उसे सोने दे, तू नाश्ता करके जा। समिता जी उसकी प्लेट में नाश्ता परोसने लगी। नाश्ता करने के बाद अद्विक ऑफिस के लिए निकलने लगा। गेट पर जाकर वो वापस पलटा। माँ वो, हाँ हाँ, तेरी बीवी को नहीं उठा रही, टाइम से खाना भी खिला दूंगी, उसका ख्याल रखूंगी खुद सब। समिता जी ने उसकी बात पूरी कह दी। आपको पता है आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो। अद्विक ने वापस आकर उनके गाल चूम लिए। काश मैं भी ये कह पाती, समिता जी ने कहा तो अद्विक का मुंह बन गया। चल अद्विक बेटा, अपने ही घर में तेरी कोई इज्जत नहीं है, निकल यहाँ से, इससे पहले और ज़्यादा वोट लगे, दफ़ा हो यहाँ से। अद्विक बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकलने लगा। अरे रुक, अब क्या, अद्विक चिढ़ गया था। आज ऑफिस मत जा, आकृति को पग फेरे के लिए उसके मायके लेके जाना है, साथ ही उसकी ज़रूरत का सामान भी लेना होगा उसे। माँ मुझे याद है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, कहकर वो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद आकृति की आँख खुली। खुद को अनजान जगह पाकर वो कुछ पल को हैरान हो गई, पर फिर उसे याद आया कि अब यही उसका घर है, तो वो उदास हो गई। फिर उसकी नज़र घड़ी पर गई तो वो एकदम से उछल गई। हे भगवान, मैं इतनी देर तक सोती रही और ये अद्विक कहाँ चला गया। वो मुझे सार्थक के पास ले जाने वाला था, पर उससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। वो बेड से उठी ही थी
कि दरवाजे पे दस्तक हुई और समिता जी अंदर चली आई। गुड मॉर्निंग बेटा। समिता जी ने उसके सिर पे हाथ फेरा तो आकृति की आंखें भर आई। उसे समिता जी से हमेशा से एक अलग लगाव रहा है, क्योंकि एक वही तो थी जो उसे माँ की तरह स्नेह करती थी, वरना तो सबके लिए वो एक बोझ ही थी। आकृति और अद्विक कॉलेज टाइम से एक दरसे से एक दूसरे को जानते थे, बल्कि काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। तो अद्विक कई बार अपने दोस्तों को अपने घर लेकर आया था, जिस वजह से आकृति जल्दी ही उससे घुल मिल गई थी। वो जब यहाँ आती तब वो घंटों समिता जी के साथ बैठकर बहुत सारी बातें किया करती थी। समिता जी को भी उसमें अपनी बेटी ही दिखाई देती थी। फिर जब अद्विक आकृति से शादी करके अपने घर आया तब समिता जी की खुशी का ठिकाना ना था। बेटा नहाकर नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। सॉरी माँ, पता नहीं कैसे आँख ही नहीं खुली। वो सच में काफ़ी शर्मिंदा थी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। और वैसे भी कल इतनी भाग दौड़ की थी, थक गई होगी, आराम भी तो ज़रूरी है। समिता जी ने प्यार से कहा तो आकृति का मन भर आया कि कहाँ उसके अपने घर में होने पर भी उसे 2 पल के लिए आराम नहीं करने दिया जाता था, और यहाँ उससे इतने प्यार से पेश आ रहे हैं। अब फिर से क्या सोचने लगी। उसे सोच में गुम देखकर समिता जी ने पूछा, नहीं कुछ नहीं माँ। माँ वो अद्विक कहकर वो शांत हो गई। बेटा वो ऑफिस गया है, कोई ज़रूरी मीटिंग थी, आ जाएगा थोड़ी देर में। तब तक तुम तैयार हो जाओ, समिता जी ने कहा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और बाथरूम में चली गई। समिता जी भी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद उसे याद आया कि वो पहनेगी क्या, कपड़े तो हैं ही नहीं उसके पास। फिर कुछ सोचकर वो बाथरूम से निकली और अद्विक की कवर्ड खोलकर उसमें से एक टी शर्ट निकाली और तेज़ी से बाथरूम में घुस गई। आकृति वो आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब उसकी नज़र उसकी टी शर्ट पहने खड़ी आकृति पर गई। वो उसके घुटनों से ऊपर तक की उस ढीली ढाली सी ब्लैक टी शर्ट में वो लड़की कहर ढा रही थी। आद्विक ने उसे देखा तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उधर उसे देखकर आकृति ने घबरा कर खुद को पर्दे के पीछे छिपा लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस गए थे ना, वापस कब आए? ऑफिस ही गया था, पर रास्ते में पता चला कि मीटिंग कैंसिल हो गई तो वापस आ गया। अद्विक दूसरी ओर पलट कर कहा, तो तुम नॉक करके तो आ सकते थे। आकृति ने गुस्से से कहा, मुझे क्या पता तुम ऐसे घूम रही हो। अद्विक भी चिढ़ गया था। ऐसे से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसीलिए ये पहन लिया। मुझे क्या पता था तुम पर पिशाच की तरह ऐसे घुसे चले आओगे। बहुत ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो अब तुम? अद्विक ने हल्के गुस्से में कहा। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? ऐसे कौन आता है अचानक से? आकृति भी हार मानने वालों में से नहीं थी। तुम छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। हर बात में बस बहस करनी आती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं बहस करती हूँ? आकृति को गुस्सा आ गया था। मेरा मतलब ये नहीं है, बल्कि तुम सच में लड़ाका ही हो, समझी? अद्विक भी पूरे मूड में था उसे परेशान करने के। तुम्हारा खून कर दूंगी मैं, आकृति दांत पीसते हुए बोली। शादी के अगले ही दिन विधवा होने का प्लान है क्या? अद्विक ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी इस बात से आकृति के चेहरे का रंग बदल गया। वो एकदम शांत पड़ गई। अद्विक ने कोई आवाज़ नहीं सुनी तो हल्का सा घूम कर देखा तो आकृति उदास सी किसी सोच में डूबी हुई थी। तब उसे ध्यान आया कि उसने क्या बोला है। कुछ देर बाद उसने अपना सिर झटका और आकृति से बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, थोड़ी देर बाद बाहर चलेंगे। उसने बस इतना ही कहा। अद्विक ने कुछ देर उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए अपने कबर्ड की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक पैकेट निकालकर आकृति की ओर बढ़ा दिया। आकृति ने नज़र उठाकर उसे देखा तो उसने पैकेट लेने का इशारा किया। आकृति ने वो पैकेट पकड़ा। अद्विक उसे जल्दी तैयार होने का बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। आकृति पर्दे से बाहर आई और जल्दी से अंदर से गेट बंद कर लिया। उसने वो पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक लाल और सफ़ेद रंग का प्यारा सा सूट था। आकृति वो सूट पहनकर तैयार ही हुई कि अद्विक ने दरवाज़ा खटखटाया। आकृति, तुम तैयार हुई कि नहीं? बस आ रही हूँ, कहते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। चली?
दोनों निकलने लगे कि अद्विक की नज़र उसकी सूनी मांग पर गई। उसकी नज़र फिसलते हुए उसके गले पे पहुंची तो अद्विक का मन खिन्न हो गया। उसने आकृति का हाथ पकड़ा और वापस अंदर ले आया। क्या कर रहे हो? बाकी के शब्द उसके मुंह में रह गए जब अद्विक ने ड्रेसिंग से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में बह दिया। वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसके कुछ कहने से पहले ही उसने मंगलसूत्र भी उसके गले में बांध दिया। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माँ को पड़ता है, और माँ को इस बात का बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, समझी? अद्विक ने बिना उसकी ओर देखे हुए कहा तो वो बस कह पाई। अद्विक भी आगे बिना कुछ बोले नीचे आ गया। चलती हूँ माँ। आकृति ने झुककर उनके पैर छू लिए। चलती हूँ नहीं, जल्दी आती हूँ बोलो। अब तो हमेशा यहीं रहना है तुम्हें। जल्दी आना, इंतज़ार करूँगी मैं। समिता जी ने प्यार से उसके गाल छू के कहा तो उसकी आंखों में नमी उतर आई। थोड़ी देर बाद दोनों वहाँ से निकल गए। अद्विक ने गाड़ी एक छोटे से घर के सामने जाकर रोकी और दोनों घर के अंदर आ गए। दरवाज़ा खोलते ही एक 12-13 साल का बच्चा आकर आकृति से चिपक गया। दीदी आप आ गई। आपका मैं कब से वेट कर रहा था, सार्थक उससे चिपकते हुए बोला। उसे देखकर आकृति रो पड़ी थी। पिछले पूरा दिन उसने कैसे बिताया था वो सिर्फ वही जानती थी। आखिर एक वही तो था उसकी जीने का सहारा। उसे कुछ हो जाता तो उसका क्या होता? आकृति ने उसे कस के अपने सीने से लगा लिया और ना जाने कितनी बार उसके चेहरे को चूम लिया था उसने। दी आप रो क्यों रही हो? अपनी बहन को रोता देखकर वो बच्चा भी परेशान हो गया था। अब मुझे छोड़ के मत जाना बेटा, वरना तुम्हारी दी नहीं जी पाएगी। आकृति ने वापस से उसे गले लगा लिया था। पर दीदी मैं तो यहीं था, आप ही अपनी मीटिंग के लिए गई थी ना? बड़ी ने बताया था मुझे, और आप ही उन्हें बोला था कि वो मेरा ख्याल रखें। सार्थक ने अद्विक की ओर इशारा किया तो आकृति उसे देखने लगी। चैंप चलो मेरे पास, तुम्हारे लिए कुछ है, अद्विक ने कहा तो सार्थक ने उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी आओ, बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, कहकर अद्विक सार्थक को लेकर वहाँ से बाहर की ओर चला गया। बाहर आकर अद्विक ने सार्थक को बहुत सारी चॉकलेट दी, जिसे पाकर सार्थक बहुत खुश हो गया। थोड़ी देर बाद आकृति बाहर आई। सार्थक को अद्विक के साथ हंसता मुस्कुराता देखकर उसे बहुत सुकून मिला। अद्विक ने सबको गाड़ी में बैठने का इशारा किया और दोनों को लेके वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद गाड़ी आकृति के पापा के घर के बाहर आकर रुकी। हम यहाँ क्यों आए हैं? आकृति को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अद्विक इस तरह से उसे यहाँ लेकर आ जाएगा। तुम्हारे पग फेरों की रस्म के लिए। अद्विक ने उसे नीचे उतरने का इशारा किया, लेकिन उसने उतरने से मना कर दिया। वो कैसे जा सकती थी इस घर में? अपने पापा को क्या जवाब देगी और वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखकर कि उनकी बेटी ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली? और जब वो इस बारे में सवाल करेंगे तो वो क्या जवाब देगी? नहीं, वो घर नहीं जा सकती, वो नहीं जाएगी। अद्विक नहीं, मुझे नहीं जाना, वो घबराई हुई सी बोली। क्यों? क्योंकि बोला ना मुझे नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती एक बार में? वो चीख पड़ी थी। अद्विक ने कुछ पल उसे देखा और फिर बोला, हो गया ड्रामा, अब ये ड्रामा बंद करो और जल्दी उतरो गाड़ी से। पर अद्विक, उसने इतना ही कहा था कि अद्विक उसे घूरने लगा। उसे गुस्से में देखकर आकृति झट से गाड़ी से उतर गई। अद्विक आकृति और सार्थक के साथ आकृति के घर के दरवाजे पे खड़ा था। उसने आकृति का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। वहीं आकृति डर से बुरी तरह कांप रही थी। अद्विक ने डोर बेल बजाई। कुछ देर बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला। आरती को देखती ही उसका मुंह बन गया था। उनकी नज़र आकृति के हाथ पर गई जो अद्विक ने मजबूती से थामा हुआ था। उनके तन बदन में आग लग गई। आकृति अभी भी डर की वजह से कांप रही थी। अद्विक ने उसे देखा और उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया, उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि वो हमेशा उसके साथ है। और जब उनकी नज़रें आकृति के गले में पड़े हुए मंगलसूत्र से होते हुए माथे पे सजे सिंदूर पर गई तो उनका गुस्सा 7वें आसमान को छू गया। अरे सुनते हो, ये देखो तुम्हारी लाडली ने क्या गुल खिलाए हैं।
कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा इस लड़की ने। सुनंदा गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी थी। क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो? अमर जी गुस्से से बाहर आते हुए बोली, ये देखो अपनी लाडली की करतूत, बिना बताए ब्याह रचा कर आई है ये लड़की। जीते जी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा हमें इसने। वो तो आप वैसे भी काबिल नहीं हो सासू माँ, अद्विक ने टेढ़ा मुस्कुरा के कहा तो सुनंदा उसे गुस्से से घूरने लगी। अमर जी ने आकृति को देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। अमर जी उसे गुस्से से घूरते हुए बोले, ये सब क्या है आकृति? उन्हें गुस्से में देखकर आकृति अंदर तक कांप गई। अमर जी ने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया तो आकृति ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। सोचिएगा भी मत ससुर जी, अब वो आपकी बेटी आकृति मलिक नहीं है, मेरी पत्नी आकृति अद्विक सिंह शेखावत है। अद्विक की आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। अद्विक ने अमर जी की कलाई पकड़ी हुई थी और वो उन्हें गुस्से से घूर रहा था। इस बदतमीज लड़के के लिए तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, आज से तुम मर गई मेरे लिए। अमर जी गुस्से में बोली, मैं तो ये दोनों आपके लिए उसी दिन गए थे जब आपने इन्हें इस औरत के हाथ में सौंप दिया था। आज उसका श्राद्ध भी कर दिया मिस्टर मलिक। अद्विक भी बेहद गुस्से में था। उसके गुस्से को देखकर एक बार को अमर जी भी डर गए थे। इसको एक बार आपसे मिलाने लाया था और शायद गलती कर दी मैंने। आज के बाद ये यहाँ कभी नहीं आएगी। चलो आकृति। अद्विक ने एक हाथ में उसका हाथ थामा और दूसरे से सार्थक का हाथ पकड़ा और उन्हें ले जाने लगा, लेकिन आकृति अपनी जगह से नहीं हिली। पापा प्लीज़ पापा, ऐसा मत कहिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा मैं आपकी बेटी हूँ ना, प्लीज़ एक बार। आकृति अमर जी के पैरों में गिर गई, लेकिन अमर जी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। लेकर जाओ इस कलंक को मेरे सामने से और मेरे बेटे को यहीं छोड़ो। अमर जी ने सार्थक का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। आपका बेटा? कौन सा बेटा? पिछले 2 दिन से वो कहाँ है, किस हाल में है? आपने एक बार भी कोशिश की जानने की, तो अब उसे अपने पास रखने का हक भी खो चुके हैं आप। अद्विक ने सार्थक को गाड़ी में बैठने को कहा। सार्थक जाकर गाड़ी में बैठ गया। अद्विक ने एक नज़र आकृति को देखा जो अपने पिता की बात सुनकर बदहवास सी ज़मीन पे पड़ी थी। उसने आगे बढ़कर उसे गोद में उठाया और गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुनंदा और अमर जी बस उन्हें जाते देखते रह गए। वहीं अद्विक की गाड़ी को देखकर सुनंदा के मन में कुछ विचार चलने लगे। वो अमर जी को लेकर अंदर चली गई। अद्विक आकृति और सार्थक को लेकर अपने घर आ गया। उन्हें इतनी जल्दी आया देखकर समिता जी हैरान रह गई। वो कुछ सवाल कहती और आकृति की हालत देखकर वो घबरा गई। वो दौड़कर अद्विक के पास आई। क्या हुआ इसे? तुम लोग तो इसके पापा के घर गए थे ना, फिर ये सब? समिता जी घबरा कर बोली। बाद में बताता हूँ माँ, अभी उसे आराम करने दो। अद्विक ने कहा तो समिता जी ने हाँ में सिर हिला दिया। अद्विक ने आकृति की ओर पानी का गिलास बढ़ाया, पर वो जस की तस बैठी रही। उसके कानों में अमर जी के कहे शब्द अब तक गूंज रहे थे। अद्विक ने समिता जी की ओर देखा तो उन्होंने पलकें झपका के उसे शांत होने को कहा। समिता जी उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी तो आकृति की तंद्रा टूटी। उसने भरी आंखों से उन्हें देखा। समिता जी ने अपनी गोद की ओर इशारा किया। आकृति ने उनकी गोद में सिर रख लिया। उनका ममतामयी स्पर्श पाकर आकृति जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। उसके सो जाने के बाद समिता जी बाहर आई और अद्विक से इस बारे में पूछा तो अद्विक ने उन्हें सब बताया जो वहाँ हुआ था। ये तो होना ही था बेटा। एक माँ बाप के लिए ये बेहद असहनीय होता है कि उनकी बेटी उन्हें बिना बताए किसी से शादी कर ली, वो भी उससे जिसे वो जानते तक नहीं। तो बुरा तो लगेगा ही। तुम दोनों को शादी से पहले एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी, वो मान जाते। थोड़ी सी मेहनत के बाद समिता जी ने एक बेटी के माँ बाप का पक्ष रखा था। वो नहीं मानते माँ। उन्हें उसकी खुशी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके जीने मरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आज के बाद आकृति और सार्थक उस घर में वापस नहीं जाएंगे। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसके गुस्से को देखते हुए समिता जी ने चुप रहना ही सही समझा। शाम तक आकृति काफ़ी बेहतर हो गई थी तो समिता जी ने अद्विक से आकृति को बाहर ले जाने को कहा। अद्विक ने भी हामी भर दी। अद्विक कमरे में आया तो देखा सार्थक और आकृति बातें कर रहे हैं। उसे देखकर आकृति ने चेहरा फेर लिया जो अद्विक के दिल को छलनी कर गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। हे चैंप, चलो बाहर घूमने चलते हैं। अद्विक सार्थक के पास बैठते हुए बोला। ओके जीजू, सार्थक ने कहा तो दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। ये किसने बोला तुम्हें? अद्विक ने पूछा। वो आंटी ने बताया कि आप दी के हस्बैंड हो तो आप मेरे जीजू हुए, इसीलिए मैं आज से आपको जीजू ही बुलाऊंगा। सार्थक को सोते हुए बोला। वहीं अद्विक के लिए खुद का हस्बैंड शब्द सुनकर आकृति के मन में नफरत पनपने लगी। उसने नफरत से अद्विक को देखा और फिर चेहरा घुमा लिया। अद्विक ने उसे ऐसा कहते देख लिया था और उसे कुछ कह नहीं पाया। चले चैंप, अद्विक ने आकृति को ओर इशारा किया तो सार्थक आकृति की चलने की जिद करने लगा। मन मार कर आकृति को भी हाँ कहना पड़ा। तीनों समिता जी को बोलकर घूमने निकल गए। अद्विक ने गाड़ी एक शॉपिंग सेंटर के बाहर रोकी और तीनों अंदर आ गए। तुम अपने कपड़े सेलेक्ट कर लो, तब तक मैं चैंप के लिए ले आता हूँ, अद्विक ने कहा तो आकृति बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। अद्विक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सार्थक को लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया। आकृति अपने लिए कपड़े देख रही थी कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कोने में खींच लिया। आकृति अपने लिए कपड़े देख रही थी कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कोने में खींच लिया। वो घबराकर चीखने को हुई, लेकिन सामने खड़े शख्स ने उसके मुंह पे हाथ रखकर उसकी आवाज़ दबा दी। आंखें खोलो रीति, मैं हूँ। आवाज़ सुनकर आकृति ने झटके से अपनी आंखें खोली। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें भर आई। वो एकदम से उसके सीने से लग गई। प्रतीक, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। आकृति उसके सीने से लगे रोते हुए बोली, लेकिन प्रतीक के हाथ उसे अपने आगोश में लेने के लिए नहीं उठे। वो ऐसे ही जस का तस खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने धक्का देकर आकृति को खुद से दूर कर दिया। आकृति हैरानी से उसे देखने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा रीति? क्यों मेरे होते हुए तुमने उस अद्विक से शादी कर ली? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? कैसे वो सारे वादे कस्में सब कैसे भूल सकती हो तुम? कैसे? वो आकृति को उसके कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए बोला। प्रतीक, मेरा यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं थी। उसने मजबूर किया था मुझे। आकृति रोते हुए बोली। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुमने मेरे प्यार को, हमारे रिश्ते को ठुकरा कर उससे रिश्ता जोड़ लिया? प्रतीक अभी भी बेहद गुस्से में था। उसने सार्थक को किडनैप कर लिया था और धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो सार्थक को मैं ये कैसे होने दे सकती थी? प्रतीक, एक सार्थक ही तो है मेरे जीने का सहारा। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर ही जाती। मैं मानती हूँ मैं तुम्हारे साथ वफा नहीं कर पाई, पर मैं बेवफा भी नहीं हूँ। मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे ही कहती रहूँगी। तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। कहते कहते वो रो पड़ी। उसे देखकर प्रतीक भी कुछ नर्म पड़ गया। मैं जानता हूँ रीति कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, पर मैं क्या करूँ रीति? मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली हो, जैसे जैसे किसी ने यहाँ यहाँ खंजर घोंप दिया हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना रीति। प्रतीक की आंखों में भी नमी उतर आई थी। उसकी बात सुनकर आकृति उसके सीने से लग गई। आई एम सॉरी प्रतीक, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? प्रतीक ने पूछा। खुद से भी ज़्यादा। आकृति ने उसके सीने में सिर निकाल कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रतीक ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जाओ, बहुत देर हो गई है। अद्विक को तुम वहाँ नहीं मिली
तो उसे शक हो जाएगा। शक नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि तू यहाँ ज़रूर आएगा, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं गया ही नहीं था। आदिविक ने वहाँ आते हुए कहा तो उन दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। आदिविक ने आकृति का हाथ पकड़कर खुद के करीब खींचा तो सीधा उसके सीने से टकरा गई। आदिविक उसे कंधे से पकड़कर खुद से सटाते हुए बोला, अब तुम्हारी जगह वहाँ नहीं यहाँ है, और ये बात मुझे दोबारा ना बतानी पड़ी, ओके। आकृति ने उसके गुस्से से डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वहीं प्रतीक आदिविक को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, लेकिन आदिविक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके होठों पर तो अभी भी एक व्यंग वाली मुस्कान चिपकी हुई थी जो प्रतीक के गुस्से को हवा दे रही थी। ये तूने सही नहीं किया आदिविक, प्रतीक गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार ब्रो। और लव तो यहाँ है नहीं, लेकिन वार तो है ना। और वैसे भी तुम्हें चैलेंज किया था मैंने कि आकृति को अपना बना कर रहूँगा किसी भी कीमत पर, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। एंड सी, वो अब मेरी है, हमेशा हमेशा के लिए। उसके माथे पे सजा मेरे नाम का सिंदूर, उसके गले में पड़ा मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र, उसकी हाथों का चूड़ा, सब कुछ गवाह है कि अब वो मेरी है, सिर्फ मेरी। कहते हुए आदिविक ने आकृति को खुद से सटा लिया था। उसकी बातें सुनकर आकृति को उससे और ज़्यादा नफरत होने लगी थी। सिर्फ उसे पाने के लिए वो इस हद तक गिर जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कितना मानती थी वो उसे, अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था उसे, और उसने उसके साथ इतना गलत किया। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं आदिविक, प्रतीक गुस्से में उबल पड़ा था। फिलहाल तो तू मेरा रास्ता छोड़, मुझे अपनी बीवी को शॉपिंग करानी है। कहते हुए आदिविक ने प्रतीक को साइड किया और आगे बढ़ गया। और हाँ, आगे से मेरी बीवी के आसपास भी दिखाई दिया तो तेरे हाथ पैरों का साइज छोटा करवाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। और तू जानता है, आदिविक सिंह शेखावत सिर्फ कहता नहीं, कर देता है। कहकर वो आदिविक को घूरते हुए वहाँ से निकल गया और प्रतीक गुस्से में दांत पीस कर रह गया। शॉपिंग हो गई तुम्हारी? आदिविक ने आकृति से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आदिविक ने एक गहरी सांस ली और वहाँ से गर्ल्स पोर्शन में चला गया। करीब आधे घंटे बाद उसके हाथ में 8-9 शॉपिंग बैग थे। उसने वो सब जाकर काउंटर पर रख दिए और दूसरी जगह चला गया। सार्थक भी अपनी शॉपिंग कर चुका था। उसने उसके बैग भी काउंटर पर पहुंचा दिए। उसने समिता जी के लिए भी कुछ कपड़े लिए और उनका पेमेंट करके आकृति और सार्थक को लेकर बाहर आ गया था। रात हो चुकी थी और सबको भूख भी लगी थी। आदिविक ने एक होटल से खाना और सार्थक की फरमाइश पर आइसक्रीम पैक करवाया और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर सबने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद सार्थक ने सबको हॉल में ही रोक लिया और अपनी शॉपिंग दिखाने लगा। आदिविक को कुछ काम था तो वो उठकर अपने कमरे में चला गया। वो खुश होकर हर चीज़ के बारे में बता रहा था। आकृति ने महसूस किया कि वो शायद ही इतना खुश कभी हुआ होगा। उसकी पार्ट टाइम जॉब से सार्थक की स्कूल की फीस और उनकी ज़रूरत ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती थी। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके पापा उनके खर्च के पैसे नहीं देते थे, पर वो पैसे हमेशा उसकी सौतेली माँ के हाथ में होते थे और वो सब कुछ अपने पास रख लेती थी। कभी भी अपने मन का कुछ करने की इजाज़त थी कहाँ थी उन्हें। आज इतना सब कुछ पाकर अपनी पसंद का सार्थक बहुत खुश था और आकृति उसकी खुशी में खुश थी। काफ़ी रात होने पर आकृति कमरे में आई तो देखा आदिविक पहले ही सो चुका था। उसे सोता देखकर आकृति ने चैन की सांस ली और आकर अपनी साइड लेट गई। उसके सो जाने के बाद आदिविक ने आंखें खोली और निहारने लगा। एक यही तो वक्त होता था उसके पास जब वो उस लड़की को अपने इतने करीब देख सकता था, बिना किसी रोक टोक के। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पर कहती हूँ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी, कि आप लोग इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर को सुनना चाहते हैं। अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कहानी को खूब सारा लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कहानी पसंद आई है, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।